रुक जाओ जरा, मेरे को ये मैं पीडीएफ खोल लूँ। ओके, हाँ हाँ, खोलो खोलो। अरे यार इतना टाइम लगा रहा। हाँ खुल गया, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ठीक है। हाँ तो चलिए, हाँ आगे बढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट हम लोग जॉन डन के बारे में कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। हम्म। जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 3 अप्रैल 1593 में हुआ था, वेल्स में। उनका डेथ 1 मार्च को हुआ था, 1633, इंग्लैंड में। उनका जो पोएट्री है वो मतलब ऑब्वियसली मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक है। मेटाफिजिकल पोएट्स पोएट्री लिखते हैं। उनको ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट। और उनको एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मिला है। और हेनरी वॉगन जो एक और मेटाफिजिकल है, उनको उन्होंने इन्हें द मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सियर भी कहा है। और वो कंजम्पशन के वजह से मर गए थे 39। कंजम्पशन, यहाँ कंजम्पशन का मतलब टीबी होता है होता है, टीबी होता ट्यूबरक्लोसिस। है, टीबी होती है, हाँ। तो हाँ हाँ हाँ, टीबी। तो उन्होंने पोएट्री, उनको मतलब 3 लैंग्वेजेस आती थी, इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक। और उन्होंने पोएट्री इसी इन्हीं तीनों लैंग्वेज में उन्होंने लिखी भी है। मतलब कई सारी पोएम उन्होंने इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक में लिखा है। 1633 में मतलब जॉर्ज हर्बर्ट के मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी पोएम्स है वो सब पब्लिश करवाई गई उनके फ्रेंड के द्वारा। उनका फ्रेंड का नाम था निकोलस फेरार। उन्होंने मतलब इसको एक टाइटल में लिखा कि द टेम्पल सेक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट इजैकुलेशन विद अ प्रीफेस बाय निकोलस फेरार। ये उनके फ्रेंड थे। तो उनके मृत्यु के बाद उन्होंने ये सब चीज पब्लिश करवा दिया। उसके बाद commenting on his religious poetry later in the 17th century, Richard Baxter said, Herbert speaks to God like one that really believes in God, and wrote whenever in the and whole and एक मिनट, बिजनेस इन द वर्ल्ड इज मोस्ट विद द, हाँ मतलब कि उनका जो बिजनेस, होर यहाँ पे होर नहीं होगा, यहाँ पे होल होगा, सॉरी। यहाँ पे उनका जो जितना भी बिजनेस वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा, रिचर्ड बैक्स्टर ने कहा कि मतलब जॉर्ज हर्बर्ट वो गॉड से इस तरीके से बात करते थे कि वो मतलब बिलीव करते थे गॉड में, कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। और उनका जितना भी जो बिजनेस था वर्ल्ड में, उनको लगता था कि मतलब जितना भी काम काज है दुनिया में बस भगवान के लिए है। और वो मतलब भगवान उगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। उसके बाद फिर आइजैक वॉल्टन थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखा जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। उनका बस एक प्रोज वर्क था, बस एक ही प्रोज वर्क था, अ प्रीस्ट टू द टेम्पल। और फिर इसको जनरली बोला जाता है, यूजुअली नोन एज अ कंट्री पार्सन ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस टू द रूरल क्लर्गी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1652 as part of Herbert's remains. Herbert was a collector of proverbs. His outlandish proverb was published in 1640, listing over 1000 aphorisms in English. ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा उनके बारे में है। जॉन डन को उन्होंने अपना गॉडफादर माना था। और उसके बाद जो उनकी लॉन्गेस्ट पोएम की कलेक्शन थी वो थी द चर्च पॉर्च। और एक वो स्किल्ड ल्यूटेनिस्ट थे, उन्होंने अपना खुद लिरिक्स बनाया सेक्रेड पोएम का, उन्होंने पैटर्न पोएट्री यूज किया था ईस्टर्न विंग्स में। तो अब हम लोग ये सब चीज, और उन्होंने मैरी जेन डॉवर से डैनवर से उन्होंने शादी की। उसके बाद 1624-25 जब रिचर्ड वन थे, आई गेस किंग रिचर्ड वन थे रेन में, तब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह चुना गया। 1 साल तक वो रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उनके पोएम को डीपली रिलीजियस भी बोला गया है। अब ये जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बातें खत्म होती है। अभी तक ठीक था सबको? हेलो? हाँ सही जा रहा है, अब हम कंटिन्यू लोग, करें। ठीक है, तो बस अब
दो दो छोटा छोटा पोएम है। सबसे पहले मैं सोचूं ट्राई करती हूँ ईस्टर विंग्स का। मैं लाइन बाय लाइन थोड़ा करने का कोशिश कर दे रही हूँ। ईस्टर्न विंग्स जो है वो अ, हम पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं इसमें क्या क्या है। द इट वाज पब्लिश्ड posthumously in 1633 in his collection द टेम्पल। वो जो द टेम्पल था, जो प्रोज वर्क था, जो निकोलस फरार ने पब्लिश भी किया था, उसमें से एक पोएम है ईस्टर विंग्स। और इसमें 2 लाइन के स्टैंजा हैं। Easter wings is a celebration of Christ's resurrection, which is presented as the means by which humankind overcomes sin and attains freedom. तो ईस्टर्न विंग एक कलेक्शन है, मतलब जो क्राइस्ट जैसे रिजरेक्ट होता है ना, मर के जो फिर दोबारा उन्होंने जन्म लिया था, उसी को इस पे प्रेजेंट किया गया है कि जो ह्यूमन काइंड है वो अपने सिन को मतलब ओवरकम करके फ्रीडम पा सकता है। मतलब होता है ना कि गुनाह करके उसके बाद फिर उसका जो पश्चाताप होता है वो करके फिर वो उनको इटर्नल ब्लिस मिल सकता है। मतलब वो खुश हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम उनको मिल गया है। और ये जो पोम है ये एक डायरेक्ट एड्रेस है गॉड को। और ये एक एनालिसिस है एडम और ईव के फॉल का। इसमें लॉन्ग लॉन्ग लाइंस भी हैं, शॉर्ट लाइंस भी हैं। जैसे लॉन्ग लाइंस हो गया 1, 10, 11, 20। इसमें बहुत ज्यादा होप दिखाया गया है, कंफर्ट दिखाया गया है और इसको एक तरह से पॉजिटिव लिया गया है। और जो शॉर्ट लाइंस है 5, 6 और 15 और 16, इसमें मोस्ट डिस्पेयर इसमें बस 2 सिलेबल यूज किया गया है। और ये मतलब ब्लंट टोन में लिखा गया है और ये ऑनेस्ट रॉ इमोशन है पोएट का। फिर इसमें बहुत सारे चीज दिखाया गया कि मतलब शिफ्ट कैसे होता है। इसमें एजनेंस भी है, लिटरेशन भी है। और ये एनालिसिस हुआ, सिमिली का भी यूज हुआ है। तो अब लाइन बाय लाइन मैं स्टार्ट करूंगी। He opened his last 3 years. He spent his last 3 years as a parson and clergyman in the countryside. He has deep-rooted faith. This poem may be about his own journey of reflection around the Eastern time. ये मतलब ये जो पोएम इन्होंने लिखा था वो अपने मरने से 3 साल पहले जो वो 3 साल वो जो पहले लिखा है उसमें भी मतलब वो डिलेमा में है कि मतलब क्या वो इतना जो रिलीजियस है तो वो चीज सही है या गलत है। वो मतलब उतना मतलब ये नहीं फील करते हैं कि वो आजाद हैं, केजेड फील करते हैं कि बहुत मतलब किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग में देखेंगे। और ईस्टर्न विंग्स अगर देखा जाए तो ये इसको तुम 90 डिग्री घुमा दो तो एक तरह से ना ये जिसका ओरिजिनल जो बुक में दिया हुआ है फोटो, ओरिजिनल जो बुक में दिया हुआ फोटो उसमें लगेगा कि एक पंख की तरह है। और उसके बाद जब हम लोग जैसे बुक को पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा खोलते हैं बंद करते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे विंग्स फड़फड़ाता है तो अंदर फ्लैप करता है और फिर बाहर फ्लैप करता है। तो उसी तरीके से उसका यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो बहुत ही मतलब कमेंडेबल बात है कि मतलब उन्होंने जो लॉन्ग शॉर्ट लाइंस को इस तरीके से यूज किया है कि वो एक तरीके का विंग्स दिखाया है उन्होंने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे क्रिटिक बोलते हैं कि ये उनका अपना जर्नी है रिफ्लेक्शन का ईस्टर्न टाइम का। तो क्रिटिक सब ये कहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, तो इस चीज को भी नजर में रख सकते हैं। So this is a dialogue with God. We don't get to hear from God, but the readers see this as a form of prayer. This is about hope and resurrection and freedom of Christian victory for Herbert as a Christian. तो ये एक तरीके से डायलॉग है गॉड के साथ, मतलब हर्बर्ट गॉड के साथ बात कर रहे हैं। जो रीडर्स हैं मतलब उनको एक तरह से ये प्रेयर की तरह समझ में आता है। और इस पोएम द पोएम इज ऑल अबाउट होप और रिजरेक्शन, फ्रीडम। और मतलब एक हर्बर्ट एज अ क्रिश्चियन कैसे मतलब फ्रीडम अटेन किया, ये सब चीज बताया जा रहा है कि मतलब एक सक्सेसफुल होता है ना कि हाँ भाई अच्छा रिलीजन को जो फॉलो करता है तो उसको थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ हम अच्छा जिंदगी में काम करके निकल गए हैं, तो उनको लगता है कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। The poem is laid out in a way that looks like wing. ये बता दिया मैंने। Each stanza is mapped on a different page. We can see हाँ। तो ये जो पोएम है ना अगर इसको वही जो असली उनका जो बुक था तो बहुत छोटा सा बुक था। तो जो 10 स्टैंजास की जो मतलब 10 लाइन्स की जो स्टैंजास थी उसको 2 अलग अलग पेजेस में रखा गया और वो दोनों को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो विंग्स ही है। अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन इन वेल्थ एंड स्टोर। तो इसमें हम लोग को विजुअल एजेंस दिखता है
जैसे यहाँ पे हम लोग को लगना चाहिए क्रिएटेडेस्ट में ई ए है, वेल्थ में ई ए है, लेकिन क्रिएटेडेस्ट और वेल्थ दोनों साउंड सेम नहीं करता है। लॉर्ड में ओ आर है, स्टोर में भी ओ आर है, लेकिन लॉर्ड और स्टोर ये भी दोनों एक मतलब एक टाइप का साउंड नहीं करता है। इसको हम लोग शायद पढ़े थे, क्या था इसका नाम, जो मतलब राइम नहीं करता है लेकिन फॉल्स राइम बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, याद है किसी को? हेलो। ब्लैंक ब्लैंक वर्स। हाँ, ब्लैंक वर्स, मतलब लगता है कि हमको लगा था फॉल्स राइट, थैंक यू बताने के लिए। ब्लैंक वर्स मतलब लगता है कि वो राइम हो रहा है बट वो नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग को एज भी दिखा, ब्लैंक वर्स भी दिखा। तो सेकेंड लाइन, दो फूलिशली ही लॉस्ट द सेम, डिकेइंग मोर एंड मोर। तो इस पूरे पोएम में जक्सटापोजिशन प्ले करता है बिटवीन व्हाट इज ग्लोरियस एंड व्हाट इज डिवास्टेटिंग, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पूरे पोएम में है थ्रू आउट द पोएम। The poem is perceived as a prayer or discussion with God, and that's very clearly because the opening word is Lord, is a direct address to God, and an analysis in the opening stanza is of Adam and Eve's fall. तो वही बोल रहा है कि जो पोएम है इसको हम लोग एक प्रेयर की तरह देख सकते हैं या एक डिस्कशन की तरह देख सकते हैं जो गॉड के साथ हो रहा है। और ये मतलब जो ओपनिंग लाइन है, और ओपनिंग लाइन को ओपनिंग वर्ड है लॉर्ड, इसको डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि वो सीधे एड्रेस कर रहा है गॉड को। और फर्स्ट स्टैंजा में एनालिसिस है एडम और ईव के फॉल का, मेनली एडम के फॉल का, कि मतलब एडम कैसे टेम्प्ट हुआ, कैसे उसने मतलब खा लिया, और फिर कैसे ह्यूमन का मतलब ह्यूमन काइंड का फॉल स्टार्ट हुआ, एडम का फॉल स्टार्ट हुआ ऑब्वियस, उसके बाद फिर ह्यूमन काइंड। अब but the visual assonance across the opening line affects us. It balances the opening line, but also challenges us. Store and Lord should rhyme, but they don't. Created this and wealth should rhyme, but they don't. But they also don't. इसमें वही बोल रहा है कि visual assonance हम लोग को दिख रहा है, तो इसमें लॉर्ड और स्टोर जो भी बता दिया मैंने, ये सब राइम करना चाहिए था, लेकिन ये सब राइम नहीं कर रहा है। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है रियलिटी के, मतलब ये बोल रहा है कि इससे हम लोग को थोड़ा रियलिटी के बारे में भी पता चलता है। और इसमें उस लॉर्ड ने बोला है कि मतलब आपने मैन तो प्लेंटी, मतलब इंसान बहुत बनाए हैं, अब लेकिन हर इंसान को एक प्राइस पे करना पड़ता है, जैसे कि एडम को भी एक प्राइस पे करना पड़ा था। तो जैसे एडम पेड अ प्राइस फॉर फूलिश एक्शन, मतलब कोई मतलब ये जो इसने ये लाइन कहा ना कि एडम ने भी अपने गलती का एक प्राइस पे किया था, उसी तरीके से जब एडम मतलब हर इंसान कोई भी उसका जितना भी एक्शन होता है उसको उस एक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही, मतलब कुछ ना कुछ प्राइस देना ही पड़ेगा। अगर वो गलत एक्शन कर रहा है, अगर सही एक्शन करेगा तो उसको अच्छी चीजें मिलेगी, अगर वो खराब एक्शन करेगा तो उसको एक प्राइस पे करना ही होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिकेइंग मोर एंड मोर, तो ये जो वर्ड है डिकेइंग, ये बस मटेरियल डीके के बारे में बात नहीं कर रहा है, इट इज मोर देन दैट, मतलब ये स्पिरिचुअल डीके के बारे में बात कर रहा है कि मतलब जो सोल है, जो आत्मा है, वो भी खराब होते जा रही है। अब उसके बाद लाइन 5 में क्लाइमैक्स आता है कि मोस्ट पुअर, तो जो मोस्ट पुअर है वो आयरॉनिक है, क्योंकि जो द वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट, उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं कि मतलब कोई भी इंसान पास बहुत कुछ ज्यादा होता है तो हम लोग मोस्ट यूज करते हैं, और लेकिन पुअर जिसके पास कुछ नहीं हो तो मोस्ट पुअर, ये एक आयरॉनिक चीज लिखा है उसने, इसने लिखा दिस इज यूज फॉर हाउ most you have, but Adam is bought to bring the most for having Adam is bought for being the most poor and having nothing। वही कि मतलब एडम के पास था सब कुछ लेकिन उसके पास कुछ नहीं भी था, और बहुत फैसिनेटिंग है। अब यहाँ से जो पोएट है वो एक शिफ्ट लेता है पास्ट टेंस से, अब वो सीधे प्रेजेंट टेंस में आ जाता है और वो डायरेक्टली गॉड को रेफर करता है, और वो बताता है कि मतलब कितना इंसान मिजरेबल होता है। और फिर वो एक और एक्नॉलेजमेंट दे रहा है प्रेयर में, और ये बहुत क्लियर है क्योंकि इसमें उसने अब मतलब ये नेगेटिव था, ऊपर चल रहा था डिकेइंग मोर एंड मोर मोस्ट पुअर, अब क्या आ गया है लेट मी राइज एज लार्क हार्मोनियसली एंड सिंग दिस डे बाय विक्ट्रीज, देन शैल बी द फॉल फर्दर द फ्लाइट इन मी।
अब यहाँ विद दी से लेकर विक्ट्री तक थोड़ा हम लोग को पॉजिटिव सुनाई दे रहा है। इसमें हम लोग को होप के बारे में समझ में आ रहा है कि अब इसमें होप के बारे में बोला जा रहा है, विंग्स के बारे में बोला जा रहा है, बर्ड्स के बारे में बोला जा रहा है। और जो लास्ट लाइन है कि देन शैल द फॉल फर्दर द फ्लाइट इन मी, तो एलिटरेशन का यूज हुआ है, फॉल फर्दर फ्लाइट। और ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट पे ज्यादा स्ट्रेस डाला गया है और यहाँ से शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ से अब होप की तरफ जो पोयम है वो चलता है कि अब थोड़ा होप है। मतलब एडम ईव का फॉल हो गया है, उस तरीके से बोल रहा है कि जो ह्यूमन काइंड का फॉल है उसमें मतलब लोगों को अपने फुलिश एक्शन के लिए उनको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इस पूरे पैरा में यही चीज बोला गया है। अब सिमिली भी यूज हुआ है, लार्क्स। तो जो लार्क्स है वो एसोसिएशन है डॉन के साथ। और मतलब क्या क्या बोलते ना, नया नया उजाला, नया सवेरा, मतलब नई उमंग, इस टाइप का, मतलब कोई नया होप के बारे में। तो वही बोला गया है कि जो लार्क को है उसको नया उमंग, नया होप के लिए यूज किया गया है। और जो हारमोनियस है उसको वर्शिप से लिंक किया गया है। और एक सेंस ऑफ होप है, जो पोएटिक वॉइस है वो मतलब होप कर रही है कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। अब यहाँ पे बोल रहा है, माई टेंडर एज इन sorrow did begin and still with sickness and shame thou didst so punish sin that I became most thin. With thee let me combine and feel this day thy victory. For if I imp my wing on thine, affliction shall advance the flight in me. अब मतलब ये पूरा जो पोएम है ना, इसमें हम लोग बताए रिजरेक्शन कैसे इंसान उठा है। मतलब अब यहाँ पे पोएट भी चाहता है कि मतलब उसको भी चांस मिले, उसने मतलब जितनी भी गलती की है अब वो मतलब उसको भी चांस मिले कि उसने गलती को सुधारे और वो फिर से जीना चाहता है, फिर से जीना चाहता है। मतलब अपनी सारी गलतियों को वो चाहता है कि उसकी जितनी भी गलती है उसको माफी मिल जाए और वो फिर से जीना चाहता है। और फिर अब फाइनल स्टैंजा है। फाइनल में हम लोग बोल दिए कि हाँ फॉल फर्दर फ्लाइट वाला समझा दिए कि इसमें अलिटरेशन है। अब यहाँ पे जो बोला ना फर्स्ट सेकंड लाइन इसका, माई टेंडर एज इन सोरो डिड बिगिन एंड स्टिल विद सिकनेस एंड शेम। तो टेंडर एज का मतलब क्या, जब इंसान बहुत छोटा होता है तो वो बहुत वल्नरेबल होता है। तो लेकिन अब जब छोटा होता है तो यहाँ पे भी मेरे को लगा, मेरा अपना थिंकिंग है कि जब छोटा होता है तो उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ये भी हमको एक तरह से आयरनी लगा, क्योंकि बचपन में किसी को दुख ये सब नहीं होता है, उन लोगों को बस डर लगता है कि कुछ गलत करेंगे तो उन लोग को डर लगता है कि मार खा जाएंगे। उसको अंदर से कुछ नहीं बोलता आत्मा कि मैंने गलत किया। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और किसी के साथ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में फील होता है कि हाँ गलत किया। बचपन में बेसिकली समझ थोड़ी होती है कि गलत सही क्या होता है। तो लेकिन इसमें अब टेंडर एज को वहां से बोल रहा है कि मतलब टेंडर एज में ही इसको पूरा मतलब उदासी उदासी छा गया था, ऐसा इसने ऐसा लिख रखा है। Young and vulnerable, but sorrow again acknowledges very vulnerably. Now the poetic voice is sharing the sorrow of all these word। मतलब कोई अपना सौरव बता रहा है कि अपना चॉइसेस के कारण उसको कितना सफरिंग झेलना पड़ा। उसके बाद फिर वो पोएम में लाइन 15 में जाता है, फिर वहां पे भी एक जक्स्टापोज्ड इमेज आता है कि द लॉस ऑफ द लूज रिलेशनशिप विद गॉड। अब वही बोल रहा है कि मतलब अब मतलब इतना वो पूरा कंप्लेन वम्प्लेन कर दिया, अब उसको अब इससे भी खराब लग रहा है कि मतलब हम कंप्लेन कर दिए गॉड से, अब मेरा रिलेशनशिप गॉड से भी खराब हो गया है। अब फिर लाइन 15 में उसने मेटाफर यूज किया है, और वो जो फिजिकली वेस्टेड ब्रोक एंड रेक्ट बाय सिन। अब वो बोल रहा है कि मतलब उसने मतलब इतना गलत काम किया है, मतलब उसको लग रहा है कि उसने थोड़ा बहुत सिन किया है। जो भी सिन किया है उससे जो उसका सोल है, उसकी जो आत्मा है वो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। अब फिर वो लाइन 17 में फिर ये सब जो अब ये सब जो था वो सब नेगेटिव जा रहा था। अब फिर लाइन 17 में वो विक्ट्री की तरफ मूव करता है। अब वो पहले तो देख रहा था कि बड़ा मतलब बेचारा मतलब वो विक्टिम विक्टिम है, लेकिन अब वो दिखा रहा है क्या कि अब वो गॉड का दोस्त है। तो पहले उसने फर्स्ट 4 लाइन्स में दिखाया कि वो बहुत यंग था, वर्नरेबल था, उसने बहुत सारी चॉइसेस गलत गलत चॉइसेस ली, अब गलत गलत चॉइसेस ली तो उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ा। और लेकिन अब वो दिखा रहा है कि अब वो गॉड का फ्रेंड है 17 में। 17 इज अबाउट विक्ट्री दैट मूव्स फ्रॉम बीइंग विक्टिम टू अ फ्रेंड ऑफ गॉड।
ही इज फाइंडिंग हिज स्ट्रेंथ, ही इज एंगेजिंग विद दैट। अब वही बोल रहा है कि अब गॉड से उसको विक्ट्री मिल रही है, उससे उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है और उसको एनर्जी मिल रही है। अब जो पेनल्टिमेट लाइन है उसमें मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो इम्प है वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि जो बर्ड होती है, जो क्या बोलते हैं, डैमेज हो जाता है ना बर्ड का फेदर, और उसके बाद तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इम्प लिखा है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसको वो जोड़ना चाहता है। तो फिर इस मतलब एक तरीके से वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मतलब जब इंसान है, जब वो गलती करता है तो उसका एक पार्ट खराब हो जाता है, और वो चाहता है भगवान को कि उसका जो खराब पार्ट है वो आप उसको तोड़ जोड़ के मतलब थोड़ा अच्छा कर दीजिए। बोल रहा है इफ यू फिक्स द डैमेज विंग माय लॉर्ड एसेंशियली ही इज, फिर मतलब वही बोल रहा है कि आप उसको तोड़ मोड़, मतलब लास्ट में उसको गॉड की ही जरूरत पड़ती है। और वो बोल रहा है कि वो गॉड के बिना बहुत कमजोर है। और ये हम लोग का ईस्टर विंग्स खत्म होता है। समझ आया? हाँ सही था। और ईस्टर विंग्स में एक और means है ना कि जैसे जैसे लाइन कम हो रही है तो वैसे वैसे जो भगवान से दूर होते जा रहा है, मतलब हम्म। गॉड से दूर होते जा रहा है। फिर हाँ जब हाँ। हाँ लाइन हाँ। इंक्रीज कर रही है तो फिर वो गॉड से नजदीक आ रहा है, ये भी अरे पॉइंट होना मेरे चाहिए। को ना स्क्रॉल करने में काफी नजदीक दिक्कत हो रही है इस क्योंकि ये क्लियर नहीं है पीडीएफ। मेरे को राइटिंग ना एक बार को समझ नहीं है, मैं ऊपर नीचे भाग गया। नहीं समझ में आ रही है। हाँ थोड़ा सा क्लियर हाँ नहीं है, हाँ बाकी हाँ तो ठीक है। बाकी तो तुम जो एक्सप्लेन कर रही हो हाँ उसके साथ साथ तुम हाँ। कान तो चल ही रहे ठीक हैं है मेरे। कोई बात नहीं, हम क्योंकि ना जल हाँ नहीं, मैं एक बार ना, सही बात है यार, हो सकता है ना कोई कोई पेजेस सही नहीं आई होगी। मैं खत्म करके एक और बार फिर से भेज दूंगी, मतलब थोड़ा क्लियर फोटो। अच्छा राइटिंग अच्छा भी ठीक थोड़ी है। गंदी है यार, अब क्या करें, इतनी जल्दी जल्दी में थोड़ा खराब हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करें, द कॉलर। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो द कॉलर अच्छी पोएम है। द कॉलर 36 लाइन्स की पोएम है। इसको 1633 में लिखा गया। जो बताए थे कि जब वो स्ट्रगल कर रहा था अपने ओन रिलीजियस बिलीफ से, और इसमें कोई पैटर्न यूज नहीं किया है इसने। और एंड में एबी का राइम स्कीम है, वाह। लेकिन वो एंड में मिलेगा 4 लाइन में। थैंक यू। अब हमको लग रहा था, अब लिख रहे थे ना तो तुम ये बात बोलोगे। The अच्छा। poem describes his desire to escape from religious life to turn towards the life which offers him a greater freedom. इस पोएम में उसने डिस्क्राइब किया है उसके डिजायर को कि मतलब वो अब रिलीजियस लाइफ जो भी है वो छोड़, मतलब इससे पहले मैं एनालिसिस दे देती हूँ कि क्या क्या है, उसके बाद फिर लाइन टू लाइन समझाऊंगी। तो वो डिस्क्राइब करता है अपने डिजायर की, मतलब जितना भी रिलीजियस का बंधन है उसको वो तोड़ना चाहता है, और वो इस ऐसी दुनिया की तरफ, ऐसा लाइफ की तरफ बढ़ना चाहता है जो उसको ज्यादा फ्रीडम दे। मतलब सबको लगता है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नहीं चले, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको लगता है कि बांध रहा है, और वो इस रूल्स एंड रेगुलेशन के केज को तोड़ना चाहता है और इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। पोएम इज फॉर्म पार्ट ऑफ हर्बर्ट्स कलेक्शन कॉल्ड द टेम्पल। अब ये भी टेम्पल का ही कलेक्शन का पार्ट है। इसमें क्या क्या यूज किया गया है, क्रिश्चियन इमेजरी बहुत ज्यादा यूज हुई है। और जो पोएम का मोस्ट पार्ट है उसको इंटरनल डायलॉग की तरह यूज किया गया है। मैं बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक। और वो मतलब एक ही चीज को बार बार वो रिपीट करता है, अपने आप को अलग अलग तरीके से बताता है कि मतलब वो चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो इस बंधन को तोड़ के मतलब एक आजाद इंसान बनना चाहता है। तो उसने बहुत सारा सिम्बलीज भी यूज किया है अपने फ्रीडम को दिखाने के लिए जो उसको चाहिए। और फिर लास्ट में हार मान के वो गॉड के पास ही जाता है। मतलब हर पोएम में उसका मतलब अभी तक 2 पोएम, तीसरे पोएम में भी लास्ट में यही होता है कि वो हार मान के फिर वो गॉड के पास ही जाता है। तो हर पोएम में उसका ऐसा है कि पहले कुछ मैटर करेगा, फिर बहुत सुना देगा, फिर बोलेगा नहीं तुम ही तो हो, तुम ही तो हो अच्छा मेरे साथ, चल समझ जाएगा आ उसके गई पास। बात मेरे को। हम्म। हाँ, हर पोएम में इसका यही है, तो हर पोएम थोड़ा अलग अलग तरीके से करता है। अब द मतलब टाइटल इज यूज एज अ रिप्रेशन। हाँ मतलब ये वैसे है जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो गुस्सैल वाइफ की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ। है। पहले कि उसको पूरा उसको सुना देगा ऐसा 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 ऐसा, उसके बाद फिर बोलेगा भाई ऐसा नहीं नहीं तुम ही तो हो ऐसा मेरी जिंदगी में, हाँ इसी टाइप से करते साथ भी वो। वैसा ही कुछ लग रहा था मुझे। चलो ठीक है, कंटिन्यू। हम्म। द टाइटल इज यूज्ड एज अ रिप्रेशन कंट्रोल्ड बाय समथिंग। अब जो टाइटल है कॉलर, तो हम लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो जो हम लोग कुत्ते या बिल्ली मतलब जानवर को जो पट्टा लगाते हैं कॉलर, तो
वो हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग उसको कंट्रोल कर सके। तो इसमें उसको लगा जो वो जो रिलीजियस बिलीफ है वो एक कॉलर की तरह है, जिससे वो बहुत मतलब बंधा हुआ है उसको, मतलब मतलब उसको लग रहा है कि वो रिलीजन उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, अब एक और कॉलर होता है जो हम लोग देख सकते हैं, वो लोग पहनते हैं प्रीस्ट सब, अपने गारमेंट का एक फॉर्म होता है ना, तो वो लोग कॉलर पहनते थे। तो वो एक तरह का प्राइड, अब कोई प्रीस्ट बना है तो चर्च में सबसे बड़ी उपाधि उसी की होती है ना, पोप और प्रीस्ट की, तो वो तो एक प्राइड वाला चीज हो। तो लास्ट में ये जो कॉलर है ना, पोएम के लास्ट में वो इसको एक तरीके से प्राइड की तरह पहनता है। पहले इसको लगता है कि ये फंदा है, मतलब वो डॉग के कॉलर की तरह लगता है, उसके बाद फिर उसको लगता है कि अच्छा ये एक प्राइड की तरह है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यही है पोएम, ये पूरा पोएम यही है। Scholar is symbol of restraint. He starts the poem in a very bang way. He starts his internal dialogue from no more, the quotation. हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं इसमें जो no more है ना, अगर कोई पोएम किसी ने खोला होगा तो जहाँ फर्स्ट लाइन में वर्ड है no more, वहां से इंटरनल डायलॉग इसका स्टार्ट होता है, मतलब पूरा लड़ाई झगड़ा इसका स्टार्ट होता है। और कहाँ पे खत्म होता है मैं बताऊंगा लास्ट में, मुझे अभी खुद नहीं याद आ रहा, आगे आगे चल के बताऊंगा। लास्ट में किसी वर्ड है ना, फियर्स एंड वाइल्ड तक आई गेस है, मैं आगे बता दूंगा अच्छे से। नो मोर से स्टार्ट होता है इसका इंटरनल डायलॉग। अब बोल रहा है, आई स्ट्रक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर, आई विल अब्रॉड, व्हाट शैल आई एवर साई एंड पाइन, माई लाइन्स इन लाइफ आर फ्री, फ्री एज द रोड, लूज एज द विंड, एज लार्ज एज द स्टोर, shall I be still in suit। अब फर्स्ट 6 लाइन्स में वो मतलब वो अब बहुत मतलब परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो बोल रहा है कि भाई अब हमको ना इस जकड़ में नहीं रहना है, हमको दूर जाना है। मैं क्यों नहीं दूर जा सकता? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे अब इस रिलीजियस टॉर्मेंट के साथ मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मेरा जो जिंदगी है वो तो रोड की तरह है, मैं कहीं भी चल सकता हूँ, मैं विंड की तरह हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, क्यों मैं अब्रॉड नहीं जा सकता हूँ? उसके बाद उस पर बोल रहा है कि तब अगर मैं अब्रॉड भी जाऊंगा तो क्या मुझे सूट पहनना है? यहाँ पे सूट मतलब लिटरल मीनिंग नहीं ले लेना, यहाँ पे सूट का मतलब होता है रिलीजियस गारमेंट। और रिलीजियस गारमेंट का मतलब ये कि अगर वो बाहर चला भी जाएगा तब भी क्या वो रिलीजन से थोड़ा कनेक्टेड रहेगा या नहीं। अब ही सेज व्हाट इन he says, what in this life I can't be doing this anymore, my life is free as a road and loose as a wind, I don't have to be doing this, I'll go abroad and I'll leave this life, should I still be wearing the suit, religious garment is all his। अब वो बोल रहा है कि मतलब इतना जो उसने जिंदगी भर अपना हार्ड वर्क किया, मतलब इतना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो चला, उसको लगा वो सब वेस्ट हो गया। मतलब बोलते कुछ तो भाई रिवॉर्ड दोगे ना हमको। और ये सब करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि ये सब वो जो रिलीजियस रूल्स वो फॉलो किया तो उससे उसको ऐसा भी नहीं कि बहुत खुशी मिल रहा है, उसको लग रहा है कि ये सब मतलब अब दुख में किया वो, मतलब उसको पेन ही मिला है, और वो कुछ अगर लॉस भी क्या है वो भी रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट 6 में ये है, फर्स्ट 6 में नहीं, ये वाला इसका भी बता दिया मैंने। हैव आई नो हार्वेस्ट बट अ थॉर्न टू लेट मी ब्लड एंड नॉट रिस्टोर व्हाट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट। ये रिस्टोर तक मैंने समझा दिया कि अभी तक वो जो चीज रिस्टोर मतलब रिलीजन के मतलब इतना रिलीजियस होने के बावजूद भी उसको लगता है कि जो अंदर उसके कुछ अगर टूटा है तो वो भी उस चीज को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, तो किस बात का वो है, मतलब वो खाली पेन ही मिल रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है रिलीजन रूल्स फॉलो करके। अब उसके बाद है, व्हाट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट, sure there was wine before my sights did dry it, there was corn before my tears did drown it। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो कॉर्डियल फ्रूट है, यहाँ पे भी एक तरीके से क्रिश्चियन कॉर्डियल फ्रूट है, वाइन है, ये सब क्रिश्चियन इमेजरी। जब अगर आप चर्च में जाते हो तो वहां पे आपको ना वाइन देता है पीने के लिए। तो हम लोग के स्कूल में, मतलब मेरा एक क्रिश्चियन स्कूल था, तो हम लोग मास में जाते थे तो वहां पे मिलता था, लेकिन मतलब ड्यू टू मतलब बच्चों को पिला देते इस्लाम तो हराम है, इसलिए हाँ छोटा थोड़ा थोड़ा दिया जाता था शॉर्ट सबको। वो डिप करके खाना होता था, कुछ देते थे। हाँ, तो मैं नहीं खा सकती थी ना, क्योंकि मैं मतलब मुस्लिम हूँ ना, तो मुस्लिम में वाइन इज हराम। हाँ। तो मैं नहीं, मतलब देखने के लिए गई थी, तो वहां पे क्या क्या होता था, तो वहां पे सब मुझे वहां पता चला कि हाँ वाइन में ऐसा डिप करके कुछ देते हैं और सबको खिलाते हैं। वहां पे प्रीचिंग होती है, मास पे वो लोग प्रीच करते थे, हम लोग तो खुश रहते थे कि हम लोग को
एक शॉर्ट ब्रेक मिल जाता था, वो पीरियड का 40 मिनट तो हम लोग खेलते रहते थे। बट एक बार गए थे तो ये चीज देखा था मैंने। तो वाइन यहाँ पे क्रिश्चियन इमेजरी है, वो शायद प्योरीफाई करने के लिए दिया जाता था। मैंने पूछा नहीं, बट मैं अभी अचंभित थी कि है ऐसे पिला रहे सबको। फिर अब क्या है कि अब वो बोल रहा है कि वो जो वाइन और थॉर्न बताया भी क्रिश्चियन इमेजरी है। अब उसने वो बोला है कि मतलब अब आप अगर कुछ सो करते हो, कुछ भी आप ये पेड़ पौधा लगाते हो, तो आपको लगता है ना कि हाँ हमको फ्रूट देगा। तो उसने इतना जो रिलीजन का काम किया, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, तो उसको लगा कुछ उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि भाई अब ठीक है भाई, मैंने किया, मुझे फ्रूट भी मिल गया, उसको फ्रूट उसने हार्वेस्ट भी कर लिया, लेकिन वो फ्रूट से ना मतलब अगर आप खुश भी, अगर इंसान बोल रहा है, लेकिन जब इंसान खुश नहीं होता है तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी वो उसको मतलब एंजॉय नहीं कर पाता है। तुम खुश नहीं हो, हाँ तुम्हारे सामने पिज्जा भी ला के रख देंगे तो तुम मतलब उतना मजा से नहीं खा पाओगे, क्योंकि मतलब खुश नहीं हो तुम अंदर से। तो वही बोल रहा है कि मतलब वो इतना वो सफर, उसको तो लग रहा है कि वो इतने पेन में है कि हम खुश नहीं है, तो वो वाइन को टेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। और वो बोल रहा है कि वो रखा रखा क्या हो गया, वाइन ड्राई हो गया है या फिर वो बना नहीं पाया। इस तीनों लाइन में तो यही है। बट बिफोर my is the year only lost to me? Have I no base to crown it? No flowers, no garlands gave or blasted or wasted? अब बोल रहा है कि क्या मतलब ये जो साल है मतलब मेरे ही लिए, हमको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब बस हम ही एक ऐसे हैं दुनिया में जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है क्या। मतलब उसको ना फूल से खुशी मिल रहा है, ना उसको माला से खुशी मिल रही है, मतलब कोई ऐसा चीज है जिससे हम खुश हो सके। तो बोलते हैं कि मतलब वो सब चीज, वो बोला क्या सब चीज वेस्ट हो चुका है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट है। अब मैं बता देती हूँ इंग्लिश में। नाउ ही हैज फ्राइटेंड, ही हैज हार्वेस्टेड द फ्रूट, ही यूजेस द फ्रूट टू मेक वाइन, बट ही इज अनेबल टू स्टे कंटेंट और सेटिस्फाइड बिकॉज ही इज अनहैप्पी। बिकॉज अनहैप्पी क्यों है कि बताएं, रिजिडिटी, रेस्ट्रेन, रिलीजन के कारण। वट एवर आई एम सोइंग आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। वो भी बोले कि मतलब जो भी मैं डाल रहा हूँ, जो भी मैं मतलब बो रहा हूँ, मैं उसे वापस काट नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ जिसको ऐसा लग रहा है, मुझे ही मतलब मुझे ही खुशी नहीं हो रही है, या दुनिया में ऐसे और लोग हैं। वही बोल रहा है, एम आई द ओनली वन हु फील्स द सेम वे, विल आई एवर एंजॉय? बोले कि कोई फ्लावर, कोई गार्डन मुझे खुश नहीं कर पा रहा है। नो फ्लावर्स, नो गार्डन्स, नथिंग मेक्स मी हैप्पी। और फिर बोले कि क्या मैंने जितना भी चीज किया अपनी जिंदगी भर में सब वेस्ट हो गया? ये बोला अब यहाँ तक। Not so, my heart, but there is fruit, and thou hast hands. एक मिनट। आई थिंक उसका फोन आ गया। ऑलराइट, स्कूल स्कूल इस काम सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, आवाज? आ रही है। तो not so my heart, but there is fruit, and thou hast hands. Recover all thy signs, blown age on double pleasure. Leave thy cold dispute of what is fit and not. Forsake thy cage, thy ropes of sand, which petty thoughts have made and made to thee good cable to enforce and draw, and be thy law. While thou didst wink and wouldst not see, away take the heed. हाँ, अब यहाँ तक I guess उसका जो डायलॉग है ना यहाँ पे खत्म होता है, हीट पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है ना, इस पूरे इसमें बोला, वो बोला कि उसका जो बोला कि क्या मेरा जिंदगी वेस्ट हो गया है, क्या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब उसके दिल से आवाज आती है कि ऐसा नहीं हुआ है, फ्रूट है, तुम्हारे पास हाथ है, मतलब तुम्हारे पास दिमाग है, तुम सोचो कि तुम उसको कैसे यूज कर सकते हो। तुमको जितना भी मतलब छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढो। अब ये मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, दिल जो कहे। अब दिल बोल रहा है कि ये मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारा मन जो कह रहा है वो तुम करो। अब उसका दिल कुछ और कहता है कि जो सही गलत मत देखो, लेकिन माइंड कुछ और कहता है कि नहीं भाई, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, आगे तुमको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिल और दिमाग भी उसका कुछ अलग अलग कह रहा है, लेकिन दिल बोल रहा है कि फ्रूट है, तुम देखो ना, तुम खोजो ना। तुमको अगर तुमको खुशी प्राप्त करनी है तो तुमको कोई ला के नहीं देगा, तुमको खुद खुश होना पड़ेगा।
तुमको कोई दूसरा नहीं बताएगा कि तुम खुश हो जाओ या तुम ये चीज कर लो। तो फिर बोल रहा है कि ये सब जो थॉट्स है जो तुमको छोटा बनाते हैं या सोचते हैं कि तुम गलत हो, वो सब थॉट्स को तुम हटा दो, फेंक दो। ये पूरे पैरा में यही है। आई विल, अब लास्ट है। अब यहाँ पे इसका जो होता है ना इंटर मतलब डायलॉग, वो सब खत्म हो जाता है कि मतलब अब उसका जो डायलॉग था वो खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है। अब इंग्लिश में बता देते हैं। हिज माइंड इज टेलिंग हिम ऑन वन थिंग, हिज हार्ट इज हिज माइंड इज टेलिंग हिम वन थिंग, हिज हार्ट द अदर। विद दीज थॉट्स, अब जो थॉट है वो जो रिस्ट्रिक्टिव थॉट्स है, the thought is restrictive, the thought that made him restrict himself are petty, they are the thought that are making my own chains, they are restricting me from being free. Now he is very frustrated. It made him question whatever it is worth it being of being. He is like, you are not be able to see all this, but I am not ब्लाइंड। अब यहाँ पे मतलब ये जो हम लिखे हैं ना, मतलब थोड़ा अजीब समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब वो अपने आप से बात कर रहा है कि भाई हम इतने रिस्ट्रिक्ट हो गए, हमको खुद नहीं मतलब फील हो रहा है कि हम फ्री हैं, हमको मतलब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हम क्या करें। अब दिल तो बोल रहा है भाई कि तुम सही करो, तुमको जो लग रहा है तुम वो करो, चाहे वो सही हो वो गलत हो। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है कि अब वो रीडर से बोल रहा है कि भाई तुम लोग अंधे हो, तुम लोग को नहीं दिख रहा है कि रिलीजन फॉलो करने से इंसान को खाली दुख मिलता है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ कि मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, और भाई हम वही चीज करेंगे, और हम इस सब चीज को, रिलीजियस के बांध को हम तोड़ देंगे और हम निकल जाएंगे। अब ये बोल रही सेइंग दैट द पर्सन हु चूजेस टू डिनाई योर सेल्फ प्लेजर। वही बोल रहा है कि अगर तुम खुद अपने आप को खुशियां डिनाई करोगे तो तुमको दुनिया में कोई खुशी लाके नहीं दे सकता है। ठीक है, अब वो उसका जो कंक्लूजन है ए बी वाला आता है। अब आई विल अब्रॉड कॉल इन दाई डेथ्स हेड देयर, tie up thy fears, he that forbears to suit and serve his need deserves his Lord। वही कि अगर तुम इतना अपने प्लेजर को डिनाई करोगे तो तुमको कोई भी खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर तुम जिस चीज को डिजर्व करते हो तुमको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तुमको सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम उस चीज को डिजर्व कर रहे हैं। अगर तुमको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो तुम उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि नहीं हम बहुत छोटे हैं, हमको कैसे मिल सकता है, हम तो बहुत गुनाह किए हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब। वही बोल रहा है कि अपने आप को प्लेजर डिनाई मत करो। अब आता है ए बी वाला राइम स्कीम। बट एज आई raved and grew more fierce and wild, at every word methought I heard one calling, child, and I replied, my Lord। Wild or child, word or Lord। अब in the end he felt that he heard God in some way or the other, and he sort of got peace and got closure, और लास्ट में उसको पीस मिल गया कि भाई अब भगवान, मतलब उसको लगा कि लास्ट में उसको मतलब इतना वो बखेड़ा किया कि नहीं हम रिलीजन तोड़ के चले जाएंगे, हमको बांध रहा है, हमको जीने नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग वेज में उसने कहा। लेकिन लास्ट में उसको क्या लगता है कि नहीं भाई मेरे अंदर से आवाज आई है, गॉड ने मुझे पुकारा है, और नहीं भाई मुझे तो शांति उन्हीं के साथ मिलती है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। और अब वो जो कॉलर है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक प्रीस्ट के कॉलर में, जिसको प्राइड के तरह पहना जाता है, और ये खत्म हो गया। ओके, आई गेट इट, नाइस। ये समझ आया? और समझ आया। तो कॉलर खत्म हो गया। अब क्या करूं? अफ्लिक्शन का ओवरव्यू दे दूं कि कल का? ओवरव्यू बहुत छोटा है, मतलब हाँ दे दो, कोई बात नहीं। हाँ ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। Affliction is 11 stanzas poem. Affliction is a lyric poem of 11 6-line stanzas. The rhyme scheme is AB AB CC. Lines 1, 3, 5 and 6 are generally iambic pentameter, with lines 2 and 4 using iambic trimeter. The poem is a part of collection entitled The Temple. वही 11 stanzas की poem है, हर stanzas में 6 lines है, rhyme scheme AB AB CC है, 1, 3, 5 और 6 को iambic pentameter में लिखा गया है, और 2 और 4 लाइंस को iambic trimeter में लिखा गया है, और इसको भी द टेम्पल के अंदर ही ये पोएम था, अफ्लिक्शन। The theme of Affliction 1 is used the relationship between humans and God. The first person speaker describes his changing mental and physical state as he tries to get closer to God. When the speaker first decides to devote himself to the serving God, he expects to be rewarded. He thinks that the life will be eternal springtime. अब ये जो थीम है Affliction 1 का,
उसको ये एक रिलेशनशिप है ह्यूमन और गॉड के बीच में, जो फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर है वो मतलब डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से उसका मेंटल और फिजिकल स्टेट चेंज होता है जैसे जैसे वो गॉड से क्लोज होता है। तो स्पीकर जो है ना, जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि हम अपने आप को गॉड को पूरी तरीके से सौंप देंगे। और मतलब वो सोच रहे हैं कि अब ये एक तरीके से ना बार्टर चेंज सोच रहे हैं, जैसे कि हम कुछ देते हैं तो ऑब्वियसली अगर कुछ दे रहे तो हम कुछ लेंगे भी ना। कोई भी, तो हाँ। इसको लग रहा है कि अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देंगे तो हमको जिंदगी मिल जाएगी बहुत सुहाना टाइप की, मतलब मेरे जिंदगी में दुख तकलीफ होगा ही नहीं अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को गॉड को सौंप देंगे। तो उसको लगता है कि उसका पूरा जिंदगी एटर्नल स्प्रिंग टाइम की तरह बीतेगा। अब लेकिन जो सेकंड पार्ट है, इन द सेकंड पार्ट ही बिगिंस टू फेस सिकनेस, his friend die off and he feels lonely. This is not what he was expecting. So the speaker begins to question God. He asks why God wants him to suffer. Unable to find relief, the speaker then tries to submit himself to God's will. अब मतलब क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई कि अगर मतलब अगर कोई भी इंसान रिलीजन को कमिट करता है, रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि हाँ भाई अगर हम आपको पूज रहे हैं तो आप हमको मेरा पूरा जिंदगी तृप्त कर दीजिए एकदम, कि हमको एकदम मजा ही आए। कोई ऊपर मतलब ऊपर नीचे जिंदगी है भाई, ऊपर नीचे तो चढ़ेगा। लेकिन पोएट को ऐसा लगा कि नहीं भाई हम तो दे दिए हैं अपना पूरा चीज, हम अपने आप को सौंप दिए हैं, अब हमको बस खुशियां ही खुशियां मिलेगी। तो जिस वजह से वो डिसअपॉइंट होता है, जब उसके फ्रेंड की मौत होती है तो बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट होता है, बहुत लोनली फील करता है कि मतलब अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो पूरा सौंप दिए थे आपको। तो बहुत डिसअपॉइंट होता है और फिर थोड़ा सा रिबेलियस भी हो जाता है। लेकिन फिर लास्ट में वो क्या करता है, फिर अब सोचता है कि भाई मतलब कुछ भी करने से मतलब भाई वो भगवान है, भगवान से क्या ही लड़ लोगे तुम, तो कुछ भी कर लो तुम। उसको लास्ट में वो अपने आप को गॉड्स के विल में सबमिट कर देता है। बट जस्ट व्हेन ही इज गेटिंग यूज्ड टू अनहैप्पीनेस, समथिंग वर्स हैपेंस। फाइनली द स्पीकर गिव्स अप on wanting to feel good or bad, instead he just wants to be useful. अब उसको लगता है कि भाई जिंदगी है तो जिंदगी में या तो खुशी होगा या तो दर्द होगा। तो मतलब अब मतलब उसको लग नहीं यार मतलब खुशी ही खुशी होगा, उसको बस खुशी ही खुशी चाहिए, उसको लगता है कि दर्द होगा ही नहीं। तो अब लास्ट में अब जिस तरीके से उसका फ्रेंड मर गया तो वो एकदम उदास हो गया। तो अब उसको अनहैप्पीनेस यूज टू हो गया, या यूज टू मतलब कि ठीक है भाई अब उदासी उसकी जिंदगी में है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब उसको लगा कि ठीक है उदासी उदासी है जिंदगी में और कुछ बुरा हो गया, अब वो सोचा कि नहीं भाई हमको ना ही अच्छा चाहिए ना ही हमको बुरा चाहिए, बस हम किसी के काम आ जाए। अब लास्ट में उसका माइंडसेट ये हो गया कि वो बस यूजफुल होना चाहता है। अब इन द फाइनल स्टैंजा इट इज स्टिल unclear how much spiritual progress the speaker has made on the journey. On the uh, on the one hand, he has matured enough to learn that he cannot avoid sickness and sadness. On the other hand, he still had moments where he speaks to God in an accusatory tone. The poem ends with the speaker affirming his desire to love God while also expressing his doubt about whether or not will he be successful. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब फाइनल स्टैंजा में अभी भी अनक्लियर है कि वो मतलब कितना स्पिरिचुअली प्रोग्रेस हुआ है। स्पिरिचुअली प्रोग्रेस इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि मतलब पहले वो एक तरीके से इसको बार्टर सिस्टम, फाइनेंशियल एक्सचेंज की तरह देख रहा था कि भाई हम तुमको कुछ दिए हैं तुम भी हमको कुछ दोगे। लेकिन मतलब रिलीजन इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको रिलीजन मतलब रिलीजन में क्या है कि इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, इंसान को समझ में आता है कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम तुमको दे दिया और ये हो गया और मेरा चीज खत्म, ऐसा नहीं होता है। तो अभी तक भी नहीं, तो फाइनल स्टैंजा में भी हम लोग कह रहे हैं कि वो कितना स्पिरिचुअली प्रोग्रेस किया है। लेकिन इतना हम लोग बता सकते हैं कि वो इतना मैच्योर हो गया है कि उसको समझ में आ गया है कि वो मतलब जिंदगी है तो दुख तकलीफ तो आएगी ही, उसके साथ रहना ही है। और दूसरे हैंड में मतलब ये भी समझ रहे हैं कि दुख तकलीफ है, लेकिन अब क्या होता है हम लोग को पता है कि हम लोग की जिंदगी में दुख तकलीफ है, लेकिन तब भी हम लोग बोल देते हैं ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मतलब हम ही को दुख क्यों मिल रहा है। तो फिर वो भी इसी तरीके से वो कभी कभी गॉड से एक्यूजेटरी टोन में वो भी बात कर लेता है। मतलब उसकी जिंदगी में भी मोमेंट्स है जिसमें वो गॉड से एक्यूजेटरी टोन में बात करता है। लेकिन एट लास्ट हम लोग जब फिर पूरा मैटर कर लेते हैं हम लोग कि नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं ठीक है भाई आपको जो सही लगे मेरे जिंदगी के लिए आप वही करिए। और लास्ट में स्पीकर भी वही करता है वो। हाँ हाँ, तो स्पीकर भी वही बोलता है कि ठीक है भाई अब मेरे जिंदगी में आपको
जो है मेरे जिंदगी में, हम आपसे तो मोहब्बत करते ही हैं, डाउट्स है, वो अपने डाउट को भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को गॉड को सौंप देता है। और लेकिन ये क्वेश्चन उसके दिमाग में रहता है कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। और पोएम मतलब इसी के बारे में, और इसी साथ चलेगा, और हम लोग कल स्टैंजा वाइज कर लेंगे। ठीक है, खत्म हो गया पोएम। अच्छी बात है। चलो, और किसी को कोई डाउट्स वगैरह हैं इसमें तो पूछ लो गाइस। अरे यार आए कितने से, पूछ बाकी लो। सब हाँ, कहाँ है यार? मेरे को इतना आज इतना बुरा लग रहा है कसम से कि प्रियांश, श्रुति और ये कहाँ है? जैस्मिन का तो समझ आता है, उसकी जॉब है। प्रियांश को श्रुति किधर है? चलो कोई नहीं, यानी कि मैं ये अभी बना के मैं आप लोगों को ये डाल देता हूँ, ठीक है? अभी जैसा है ना मैं वैसे का वैसा रो ही डाल हम्म। देता हूँ, ठीक है? तो इजी रहेगा किसी जिसको को कोई डाउट नहीं है? डाउट किसी को कोई डाउट नहीं ना है? नहीं, अभी काफी अच्छे से समझ आ गया। कुछ होगा तो मैं